हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि। हमारी ये पोयम है, इसका हम आपको व्याख्या समझाएंगे। तो अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और समझिए। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ये हमारी दो पैराग्राफ हैं, इसका मैं एक साथ बताती हूँ आपको। कोई भी अर्थ को करने से पहले हमको इसका प्रसंग लिखना होता है। तो हम प्रसंग में क्या लिखते हैं, इसके राइटर कौन है और ये इसका शीर्षक क्या है, और इसके अंदर जो पोयम है इसके भाव क्या हैं। तो हम लिखेंगे, यह पद्यांश श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है। यानी पहले हम राइटर लिखेंगे, हमारे राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम, और इसका शीर्षक क्या है, ध्वनि। तो हम लिखेंगे, यह पद्यांश श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि कलियों और फूलों के खिलाने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहता है। क्या चाहता है कवि, कि कलियों और फूलों के माध्यम से, यानी वो अपने विषय में कलियों और फूलों के माध्यम से बताना चाहता है कि उसके प्रति जो आस्था है और उसका जो दृढ़ विश्वास है, उसको वो कलियों और फूलों के माध्यम से बताना चाहता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो चलिए देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल का मतलब क्या है, कोमल। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कभी कह रहा है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है। कभी क्या बोल रहा है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी अभी तो उसके जीवन में शिशु रूपी बसंत का आगमन हुआ है। यानी ये कवि बोल रहा है कि उसके जीवन का भी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी तो बसंत आया है। हरे हरे ये पात, पात यानी पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का मतलब है शरीर। यानी कवि बोल रहा है कि जिस प्रकार प्रकृति की में वसंत ऋतु के आने पर हरे हरे पेड़ पौधे ये खिल जाते हैं, यानी ये जिस प्रकार प्रकृति में हरे पेड़ पौधों की पर हरियाली छा जाती है, और ये डालियों पर हरे हरे पत्ते धारण हो जाते हैं और कलियां खिल जाती हैं। चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है। यानी ये कभी बोल रहा है कि जैसे ही बसंत आ जाता है, कि बसंत के आने पर हरे हरे पत्ते, यानी डालियों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और कलियां खिल जाती हैं। और चारों तरफ सुंदरता दिखाई देने लगती है। वैसे ही कवि क्या कह रहा है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बसंत के आने से उधर का वातावरण सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार से उसके जीवन में भी उसके जो कार्य हैं उसके द्वारा वो अपने जीवन में यश को फैलाना चाहता है। यानी जिस प्रकार से वातावरण को कलियां और डालियां, पेड़ पौधे सुंदर बना देते हैं, उसी तरह से कवि कह रहा है कि मैं इस प्रकार के कार्य करना चाहता हूँ कि मेरा यश भी चारों तरफ फैल सके। इसके साथ ही कवि कहता है कि स्वप्न भरे कोमल का है ना, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का मतलब क्या बताया था, कोमल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी नींद से मैं डूबी हुई, यानी सोई हुई कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी ये कवि कह रहा है कि ये, इसके साथ ही कवि बोल रहा है कि स्वप्न भरे कोमल हाथों से को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात यानी सुबह के आने का सुंदर संदेश मैं फैलाना चाहता हूँ। यानी जो कलियाँ हैं जो मुरझाई हुई हैं, तो मैं उनके ऊपर हाथ फेर के उनको खिलाना चाहता हूँ, यानी उनको
जगाना चाहता हूँ। ये अर्थात वो अपने बारे में ये बताना चाह रहा है कि वह अपने आदर्श और अनुरूप जो आचरण है, अनुरूप आचरण से समाज में दुखों को दूर करके और समाज में सुखों का आगमन करना चाहता है। यानी समाज में वो अपने कार्यों से सुख का वातावरण लाना चाहता है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का की व्याख्या। आगे की समझिए। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो देखिए, इसमें भी हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि यह पद्यांश श्री सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक से लिया गया है। और कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें? वह कहना चाह रहा है कि अपने कोमल हाथों का स्पर्श देखकर और फूलों पे जो आलस और निंद्रा उदासी छा रही है उसको वो समाप्त करना चाहता है और उनको खिलाना चाहता है। साथ ही वह अपने जीवन में नई शक्ति का संचार भी बढ़ाना चाहता है। यानी ये जो पुष्प और फूलों पे जो आलस आ रहा है, जो मुरझाई हुई कलियां हैं, उनको वो दोबारा से खिलाना चाहता है और वो इस जीवन में नया संचार का उदय करना चाहता है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। पहले देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। यानी कवि कह रहा है कि किशोरा रूपी फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक करना चाहता है। कवि क्या चाहता है कि वो जो कलियां हैं जो अभी खिलने ही वाली हैं, जो उनमें आलस भरा हुआ है, तो उस आलस को वो समाप्त करना चाहता है और वो चाहता है अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी उसके अंदर जो नव उत्साह है उसने सींच कर उनको हरा भरा करना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। यानी ये कवि क्या कह रहा है कि इसमें ये बताया था, ऊपर ये बताया ना कि वह अपने नव उत्साह से ये उनको हरा भरा करना चाहता है। यानी कवि प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन के जो नव संचार हैं, नया संचार है, वो नई शक्ति के साथ वे कार्यों को की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। वह मानता है कि अभी उसका अंत नहीं हुआ है। वह कवि कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं हुआ है, क्योंकि वह जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत से कार्य करना चाहता है। यह कवि प्रत्येक अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। मतलब कवि कह रहा है कि ये जो फूल हैं वो अनंत काल तक अपनी आभा बिखेरते रहें। उसी प्रकार से वह भी अपने जीवन के कर्तव्यों को आगे बढ़ाकर, अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाकर इस समाज में अपने यश को फैलाना चाह रहा है। और वह चाहता है कि जो उसके कार्य हैं उससे वह परमात्मा से भेंट करे। इसी प्रकार से वो अपना अंत नहीं चाहता। वो कहता है कि अभी तो मेरी परमात्मा से सप्राण भेंट होगी। यानी वो अपने कार्यों से परमात्मा से भेंट करना चाहता है और कहता है अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मैं अपना अंत नहीं चाहता हूँ। तो ये हो गया इस चैप्टर के एक पैराग्राफों की व्याख्या। ये आपको क्या करना है, इन सारे पैराग्राफों की दो मैंने एक साथ बताए और फिर ये दो एक साथ बताए, तो इन दोनों के प्रसंग एक साथ लिखोगे और इन दोनों के प्रसंग एक साथ लिखोगे। पहले आप क्या करोगे, ये सबसे पहले यहाँ की 3 अक्षर लिखना, अभी ना होगा, फिर डैश 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 और लास्ट का ये प्रत्यूष मनोहर लिखकर और नीचे लिखोगे प्रसंग। प्रसंग में आपको बता ही दिया है क्या लिखना है। ये चैप्टर का शीर्षक आएगा और राइटर आएगा और इसमें क्या भाव बताए गए हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे व्याख्या, और व्याख्या में इसमें जो अर्थ है इसका वो लिख दोगे। इसी तरह से दूसरे का भी करोगे। पहले
शुरू के 2-3 अक्षर, फिर लास्ट के 2-3 अक्षर, उसकी प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या। इस प्रकार से इसकी पूरे चैप्टर की आपको सब प्रसंग व्याख्या अपनी नोटबुक में नोट करनी है। यह आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, बाय।